नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए एक नए अध्याय के बारे में, जो कि है पौधा एवं जंतुओं का संरक्षण। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले के जितने भी चैप्टर है वो हमने करवा दिए हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे शेड्यूल गड़बड़ा रहा है कुछ कारण से, पर्सनल कारणों से, इसलिए रेगुलर वीडियो आपको नहीं मिल रहे थे, रेगुलर क्लास नहीं मिल रही थी। उसके लिए दोस्तों सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं पौधे एवं जंतुओं का जो संरक्षण है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट बातें हमें याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आएगा, कैसे हम उसको हल करेंगे, सभी के बारे में। ठीक है, और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, जो टेलीग्राम पे हमने चैनल बना रखा है वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो रिमूव हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, जैसा आपका मतलब निकला आप वहाँ से निकल लेते हैं। मतलब आपको कुछ चीज़ जो चाहिए थी वो मिल गई, फिर वहाँ से निकल लो। तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सपोर्ट करिए, बराबर कोऑर्डिनेट ज़रूर करिए। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन एवं वनस्पतियों का संरक्षण तथा परीक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई वन्य प्राणी है, यानी कि वन्य प्राणी कौन सा हो, जैसे शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, गिलहरी हो गया, काला हिरण हो गया, ठीक है, शुतुरमुर्ग हो गया, ये अलग अलग साइबेरियन सारस हो गया, इस ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होगी। वन्य अभयारण्य होते हैं, अभयारण्य मतलब जहाँ पे जीव जंतुओं के रहने का स्थान होता है, जो जंगली टाइप का होता है। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऐसे स्थान जहाँ पे जीव जंतुओं को आरक्षित किया जाता है, मतलब उनको मारना, उनका शिकार करना, पेड़ों को काटना, ये सब चीज़ें वर्जित होती है। इनको हम इस नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एक लाइन है वो क्लियर करूँगा और साथ ही हम पूरे अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप एंड तक ज़रूर बनी रहिए, क्योंकि एंड तक कोई भी बना नहीं रह रहा है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे और जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात जाने जाते हैं। मतलब कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, जैसे आपने देखा कि यहाँ तो यार आम ही आम के पेड़ है। आप कई बार देखते होंगे, कई जगह जा रहे हैं आप कहीं पे, ठीक है, जैसे झालावाड़ में दोस्तों क्या है, संतरे संतरे के पेड़ हैं। और गंगानगर में बात करें तो किन्नू माल्टा वगैरह इस प्रकार के हैं। तो वो अपना एक एरिया होता है जहाँ पे काफ़ी सारे प्राणी और वनस्पति जगत होती है, उसको उसी नाम से नाम दे दिया जाता है। जैव विविधता का अर्थ है विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्मों से है। मतलब जैव विविधता, विविधता तो आप जानते हैं कि अलग अलग जो चीज़ें होती है, जैसे कि भारत का संविधान क्या होता है, विभिन्न अलग बहुत सारी विभिन्नताओं से जुड़ा है। कोई मतलब हिंदू भी है, सिख है, मुसलमान है, ठीक है, सारे प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धार्मिक के लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार जो जैव विविधता है वो भी यहाँ पे पृथ्वी पे हमें देखने को मिलती है अलग अलग जगह। संकटापन स्पीशीज व स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। मतलब संकटाग्रस्त यानी कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो कि संकट के ग्रस्त में है। आपने पहले पढ़ा होगा क्या कि देखा भी है आपने डायनासोर वगैरह, तो वो उस टाइम के जंतु थे, जीव जंतु थे। अगर वर्तमान की बात करें तो जो जैसे कि हम बात कर रहे हैं काला हिरण जो राजस्थान में पाया जाता है, और भी पाया जाता होगा शेर हो गया, भाग भाग जिसको बोलते हैं, ये क्या है, विलुप्ति के कगार पे है। हाथी है, इनका शिकार किया जा रहा है, इनके दांतों को बेचा जा रहा है। तो ये संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त मतलब ये विलुप्ति के कगार पे है, हमें इनको बचाना है। तो हमें इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन्य अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वो हम यहाँ पे स्थापित करेंगे, ताकि इन जीवों को संरक्षण मिल सके, इनको किसी प्रकार का खतरा मनुष्य से ना हो। आगे देखिए यहाँ पे विशेष क्षेत्र स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। रेड डाटा पुस्तक, दोस्तों ये रेड डाटा पुस्तक के बारे में आपको 100% एग्जाम में आता है प्रश्न। संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखता है। मतलब रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें कोई भी जीव जंतु जो कि समाप्ति के कगार पे है, जो कि बहुत कम बचे हैं, उनकी उसमें रिकॉर्ड है वो रखी जाती है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष कर प्रजनन के लिए चलना होता है। मतलब मतलब जो जंतु वगैरह होते हैं वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जिनको आवास बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो घटनाएं होती है वो उसको अपन प्रवास या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पुनर्रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित किए गए को रोपण कहलाता है। यानी कि वनों
उन्मूलन वगैरह हो गया, पुनर्रोपण हो गया, मतलब कोई चीज़ नष्ट हो गई और उसको अपन पुनः वापस से काम में ले रहे हैं। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत के लिए कागज़ की बचत, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसका यहाँ पे सार हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो ये प्रश्न ही दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे, कोई मतलब गलतफहमी है ही नहीं कि कहाँ से आएगा प्रश्न, हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आपको अभ्यास प्रश्न ये आपको देख लेने हैं। इस अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको किसी पासबुक वगैरह की, किसी डेस्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है वो देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभयारण्य। इसके बाद देखिए किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, तो विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अब आपने देखा होगा कि भरतपुर आपने सुना है राजस्थान में आपका, ठीक है। तो भरतपुर में दोस्तों केयोला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, तो साइबेरियन सारस है वो प्रत्येक जो साल है प्रत्येक वर्ष वहाँ पे आते हैं, उसी के लिए यहाँ पे जलवायु के बारे में बताया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब अंतर किस किस में करना है, यहाँ पे देखिए वन्य प्राणी उद्यान क्या होता है। वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वन प्राणी जंतु प्रशिक्षित और संरक्षित हो रहते हैं, वे वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। मतलब वहाँ पे प्राणी भी, वन्य प्राणी भी वगैरह जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं वो रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जंगल जो वन है उनका भी ध्यान रखा जाता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जड़ी बूटी के रूप में काम आते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन, वन्य प्राणी उद्यान। जैवमंडल आरसी क्षेत्र, जैवमंडल आरसी क्षेत्र में देखो वन जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र की आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए है। इसके बाद देखिए चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर तो आपने विजिट किया ही होगा, चिड़ियाघर, अभयारण्य, अजायब घर वगैरह से बोलते हैं ना अपन। मानव द्वारा निर्मित होता है, ये एक कृत्रिम आवास होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, इनमें अधिकतर जीव पिंजरे में कैद रहते हैं। मतलब चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को कैद करके रखा जाता है ताकि लोग उनको देखें और उनसे जो पैसे आते हैं वो उनको भी खर्च किया जा सके। लेकिन जो अभ्यारण्य होते हैं या फिर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो एकदम खुले होते हैं, जंगल की तरह एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें उन जंतुओं को रखा जाता है। अभ्यारण्य देखिए वह स्थान जहाँ जंतु अपने आवास की किसी भी प्रकार के विक्षोभ में पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। मतलब बहुत बड़ी जगह होती है जिसमें कि ये घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं वगैरह वगैरह। अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं होता है। अभ्यारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास होता है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अभ्यारण्य क्या होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि वन्य अभ्यारण्य के बारे में 2 लाइनें लिखे तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए संकटापन स्पीसीज, तो यहाँ पे दोस्तों संकटग्रस्त कोई भी जाति होगी उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि विलुप्ति के कगार पर जो है संकटापन स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण के लिए सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसे आदि, हमने पहले बात की थी इन्हीं के बारे में, वो आ गया यहाँ पे। विलुप्त स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं जैसे कि डायनासोर, अभी हमने बात की। वनस्पति जात किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र में वनस्पति जात कहलाते हैं। मतलब मान लीजिए आपके क्षेत्र में क्या है, आपका क्षेत्र मान लीजिए खजूर के पेड़ है तो खजूर के नाम से जाना जाएगा कि वहाँ पे खजूर ज़्यादा है। आम के पेड़ है, आम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जिसके भी जामुन के पेड़ हो गए तो जिसके लिए जाना जाता है, जिस जगह में सबसे ज़्यादा उसकी संभावनाएँ रहती है उसको उसी नाम से जाना जाता है। प्राणी जात के बारे में आप हो सकता है वही चीज़ें जो प्राणी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वनोन्मूलन का निम्न क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए चर्चा की गई है, जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं सारे उनके बारे में बताया गया है और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं यहाँ पे बीच में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको बहुत लाभ मिलने वाला है आगे आपकी परीक्षाओं के लिए। आपको जितना भी मैटर है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज पेपर भी मिलेंगे आपको साथ साथ में। तो आप भरोसा रखिए, पिछली कक्षाओं के छात्रों से आप कंसर्न कर सकते हैं कितना बेनिफिट उनको दिया गया है। यहाँ पे देखिए वन्य प्राणी वनोन्मूलन का प्रभाव, यहाँ तक लगातार वह क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं जिसमें वन्य प्राणी का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं तथा कुछ अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे क्या होता है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप कहाँ जाएंगे, सिटी की तरफ जाएंगे, शहरीकरण करेंगे, वही बात है यहाँ पे, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर प्रभाव पड़ता है और इसी कारण वहाँ पे उस जगह पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। पर्यावरण, अब पर्यावरण क्या होता है,
हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, काट दिए जाए तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा। अब मान लीजिए कि अभी आप देख रहे हैं लगातार वनों की कटाई धुंधाधुंध चल रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है अपने कार्यों के लिए, लेकिन ये भूल गए कि मनुष्य की अगर इनकी कटाई इसी प्रकार से चलती रहेगी तो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और अगर वन नहीं है, ठीक है, पृथ्वी पर अगर वन नहीं है, आपके आसपास में वन नहीं है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार पूरी पृथ्वी पे ये समस्याएं विद्यमान हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है गांव ग्रामीण क्षेत्र। हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग जिनके गांव में वनों के समीप है, अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन यापन बहुत अधिक प्रभावित होगा। मतलब मान लीजिए जो वनों के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे अपना काम करते हैं, उनको काट देंगे तो फिर उनका तो जीवन वहाँ पे खतरे में आ जाएगा ना, वो क्या काम करेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे शहर के बारे में क्या बताया। शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योग तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। मतलब जो वनों का एक्स्ट्रा जो होता है कुछ भी इम्पोर्टेंट, जो कि हमें कार्य के लिए यूज करते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, औद्योगिकरण में, तो अगर वो नहीं होंगे, वन ही नहीं होंगे, तो फिर अपन वहाँ पे क्या कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है कि वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। पृथ्वी, अब पृथ्वी क्या है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, CO2 और O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। वायुमंडल में CO2 की मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो पेड़ पौधे, मतलब जो अपना आसपास का वातावरण उसमें नहीं बढ़ने देते, वहाँ पे क्या रखते हैं, वो ऑक्सीजन रखते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए। तो पृथ्वी को ताप को बढ़ाना जो बढ़ रहा है उसको वो रोकते हैं पेड़ पौधे, संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीवन जगत प्रभावित हो सकता है अगर अपन इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रखा होगा एक एक पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं। अगली पीढ़ी, हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते चलेंगे, किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत पर अनावृत हो। तो दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर, इसको आप पढ़े। अभी अभी हमने ऊपर जो बात की है वही यहाँ पे रिपीटेड है, एक तरह से वनों की कटाई पे ही सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड किया गया है, ठीक है। एक टॉपिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए, यदि हम मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाती है तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी, ठीक है। यदि हम इस प्रकार से ह्यूमस की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तथा इसकी उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाएगी, यह मरुस्थलीकरण कहलाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ज़मीन है खाली जहाँ पे खेती नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, बंजर ज़मीन कहलाएगी ना। तो बस ऐसे ही अगर उसकी उर्वरक क्षमता खराब हो जाएगी तो वो धीरे धीरे बंजर हो जाएगी और मरुस्थलीकरण रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे, हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर रहते हैं, कैसे। रेड डाटा पुस्तक क्या है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है। देखिए, अगर जैव विविधता नहीं बनी रहेगी तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और हमने स्टार्टिंग में बात की अगर पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना है तो सभी को हमें इक्वल, सभी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए, ठीक है, अपने निजी फायदे के लिए वहाँ पे जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। इसीलिए दोस्तों वन्य जीव संरक्षण है वो हमें करना इम्पोर्टेंट है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण रखना हमें इम्पोर्टेंट है। आदिवासी लोगों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घर एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना। मतलब हमें वनों से क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, कारक वो प्राप्त होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा भी कि कृषि के लिए भी हमें भूमि मिलती है, वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर क्या हम वनों को नहीं काटेंगे तो घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
और लकड़ी का करते ही हैं फर्नीचर वगैरह के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पार्ट में दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे दोस्तों आपको एकदम अच्छे से दिए गए हैं, बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि हमें किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अपने स्थानीय हरियाली बनाए रखने के लिए आसपास में किस प्रकार का आप योगदान देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से देखना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, बिल्कुल। पार्क आदि बनवाकर, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, कागज़ बचाकर, कम से कम पेड़ों की कटाई करके, लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके। तो हम किस प्रकार से करेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ऊपर का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए। वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि CO2 मतलब देखिए वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, मतलब आप देखेंगे कि लगातार वर्षा इस तरह को कम होता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि मोटे तौर पे मैं बता दूं कि वृक्षों की अपन कटाई कर रहे हैं। तो कटाई कर रहे हैं तो उसका काफ़ी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास में वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भारी होती है, तो भारी होती है तो वो अपने एक आवरण बना लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ पे दब जाती है, और जो बादल वगैरह है वहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और बारिश नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता के थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा को इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की बचत की जा सकती है। निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत कैसे की जाती है, तो यह देखिए पुनर्चक्रण के द्वारा, पुनः उपयोग के द्वारा, मितव्ययता से मतलब कम खर्च करके, जन जागरूकता अभियान चलाकर। तो लोगों में हम ये जागरूकता फैला सकते हैं कि हमें कम से कम इस प्रकार से उनका जो बचत है वो करनी चाहिए, जिससे कि हमें भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी हम उसको संरक्षित रह सकें। तो हम कैसे भी बता सकते हैं, दी गई सही पहली का आपको पूरा करना है। विलुप्त स्पीशीज़ की सूचना वाली पुस्तक रेड डाटा पुस्तक हो गई। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की किस्म में विभिन्नताएँ क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सब दी गई है। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, ये देखो पहले वाला, ये रेड डाटा बुक लिखा गया है, यानी कि आपने देखा होगा अखबार में सुबह सुबह आती है कटिंग, उसको आपको पढ़ना पड़ता है, बस वही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से हो जाता है। इस प्रकार का खैर आपके एग्ज़ाम में नहीं आता, ये तो एक फॉर एंटरटेनमेंट मतलब आपको समझने के लिए दिया गया है यहाँ पे, जिससे कि आप थोड़ा सा कर सके। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर होता है, जिसमें कि हम पौधे और जंतुओं का संरक्षण हमें किस प्रकार से करना है, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्षेत्र क्या होते हैं, वनोन्मूलन क्या होते हैं, वृक्षा लगातार कम क्यों हो रही है, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। बाकी अगला चैप्टर के लिए हम मिलेंगे जल्द ही, ठीक है। धन्यवाद।